के बारे में पढ़ना है, मोर्टार आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको स्टोन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्टोन के बाद आपको टिम्बर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, टिम्बर पढ़ना है। उसके बाद आपका कंक्रीट मटेरियल आएगा, कंक्रीट मटेरियल के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो पेंट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। डिस्टेम्पर आपका हुआ, ठीक है, तो डिस्टेम्पर के बारे में आपको पढ़ना है और वार्निशेस, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक्स हैं बिल्डिंग मटेरियल के, जिसमें सीमेंट हुआ, लाइम हुआ, मोर्टार हुआ, स्टोन हुआ, टिम्बर हुआ। कंक्रीट मैंने यहाँ पे एडिशन दे दिया है आपका कि बिल्डिंग मटेरियल में कंक्रीट मटेरियल भी आता है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो ये आपका ये सब्जेक्ट होता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट होता है? कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो इस कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर हम इस कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये याद रखना बिल्डिंग मटेरियल का भी टॉपिक, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर आपका क्या क्या हो जाएगा। देखो कंक्रीट की अगर मैं बात करूं तो कंक्रीट आपका क्या होता है, एक मिक्स होता है। क्या होता है? एक मिक्स होता है। किस किस का मिक्स होता है आपका? तो सीमेंट का मिक्स होता है, ठीक है, प्लस फाइन एग्रीगेट होते हैं, प्लस कोर्स एग्रीगेट होते हैं, प्लस वाटर होता है, क्लियर। तो देखो सीमेंट जो मटेरियल है वो ऑलरेडी हम बिल्डिंग मटेरियल जो हमारा सब्जेक्ट है इसके अंदर हम पढ़ लेंगे। एग्रीगेट की अगर मैं बात करूं तो ये फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट जो आपका मटेरियल यहाँ पे आता है तो वो हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। मतलब जो एग्रीगेट मटेरियल की अगर हम बात करें तो एग्रीगेट को हम कंक्रीट के अंदर पढ़ेंगे, क्लियर। और वाटर की अगर मैं बात करूं तो वाटर को भी हम यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, क्लियर। और कंक्रीट मटेरियल को भी हम इसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे, क्लियर। तो ये कंक्रीट वाला चैप्टर हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कंप्लीट करने वाले, क्लियर। और बाकी जो हमारे हैं पेंट हुआ, डिस्टेम्पर हुआ, वार्निशेस हुए, तो ये हम पूरा बिल्डिंग मटेरियल के अंदर कंप्लीट करेंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक और शब्द में जोड़ रहा हूं, कंस्ट्रक्शन, क्लियर। तो कंस्ट्रक्शन से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शंस में अपने को यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शंस की अगर मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्शंस में आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि ब्रिक मैसोनरी, ठीक है। तो ये ब्रिक मैसोनरी मतलब यहाँ पे मैंने ब्रिक्स नहीं लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखे दे रहा हूं मैं, ब्रिक्स भी रहेगा आपका, क्लियर। तो जब अपन ये ब्रिक्स पढ़ेंगे तो ब्रिक्स के अंदर में आपको ब्रिक मैसोनरी का भी पार्ट कंप्लीट कराऊंगा, क्लियर। इसके बाद आपका आ जाएगा स्टोन मैसोनरी, स्टोन मैसोनरी, क्लियर। तो स्टोन मैसोनरी को अपन कंप्लीट करेंगे, क्लियर। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका नेक्स्ट आ जाता है स्टेयर केस, स्टेयर केस के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको फाउंडेशन के बारे में पढ़ना है कि फाउंडेशन आपका क्या कहलाता है, क्लियर। तो ब्रिक मैसोनरी हो गया, स्टोन मैसोनरी हो गया, स्टेयर केस हो गया, फाउंडेशन हो गया, क्लियर। और डोर्स हो गए एंड विंडो आपका हो गया, क्लियर। इसके स्टैंडर्ड साइज वगैरह पढ़ना है अपने को, ठीक है, डोर्स एंड विंडो के, क्लियर। और डोर एंड विंडो के बाद आपका रूफ्स हो गया, ठीक है, फ्लोरिंग हो गई। आप कहने को तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन आ जाता है, क्लियर, लेकिन अगर मैं इंपोर्टेंट की बात करूं तो इंपोर्टेंट में जनरली आपकी यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, जो टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे यूज होती हैं इनमें, उन्हीं से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लियर। तो ये हमारा कंप्लीट बीएमसी मतलब दो सब्जेक्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक तो बिल्डिंग मटेरियल की बात कर रहा हूँ, एक कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसका ओवरऑल सिलेबस मैंने आपको बताया है कि ये पूरा का पूरा सिलेबस अपने को इस सब इंजीनियर एग्जाम को टारगेट करना है और ये वाला कंप्लीट करना है। अच्छा, एक और चीज मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं कि जो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन वाला जो आपका पार्ट होता है, ये जो सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में, अगर इसके क्वेश्चंस की वेटेज की अगर मैं बात करूं तो 15 to 18 क्वेश्चंस का वेटेज यहां पे आने वाला है, क्लियर। और अगर मैं यहां पे प्लस टोटल बोल दूं कि 22 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो सब्जेक्ट मैंने अलग से यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी को अलग किया है, उसको भी अगर मैं मर्ज कर दूं कि भाई कंक्रीट मटेरियल भी आपको यहीं पे पढ़ना है, तो 20 से 22 क्वेश्चंस आपको इस सब्जेक्ट से मिल जाएंगे, क्लियर। बहुत ज्यादा है इनके पास पूछने के लिए और फैक्चुएट क्वेश्चंस बनते हैं आपके इस सब्जेक्ट से, क्लियर। इस सब्जेक्ट से क्या बनेंगे आपके फैक्चुएट क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे हो गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है सब इंजीनियर एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो, तो इस सिलेबस को आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और जो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन वाला आपका सब्जेक्ट है, इसके जो नोट्स हैं
वो आपके ऐप पे अपलोड हो गए हैं, तो आप वहां से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका प्रिंट निकाल लेंगे। क्लियर? क्योंकि अपन क्या करने वाले हैं आपको ही पता है, 2 महीने का हमारे पास सिर्फ समय है। 2 महीने में अपने को जल्दी से जल्दी चीज़ों को फिनिश करना है। ठीक है, तो हम इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपके नोट्स में अगर कुछ चीज़ें अपडेट होनी होंगी तो वो चीज़ें मैं अपडेट कराऊंगा। ठीक है, तो वो आप नोट डाउन करते जाना, बाकी सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। ठीक है, चल तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट की, बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, तो बिल्डिंग मटेरियल में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है हमारा कि बिल्डिंग मटेरियल आप समझते क्या हो बिल्डिंग मटेरियल से। क्लियर? तो बिल्डिंग मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो देखो ऑल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, ऑल टाइप ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स की, देखो यहां पे बिल्डिंग यहां पे ऐड किया गया है, तो हम सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल की बात करेंगे यहां पे। क्लियर? ठीक है, जैसे हाईवे में आप बिटुमन्स वगैरह यूज करते हो, कटवैक इमल्सन्स वगैरह यूज करते हो। ठीक है, तो वो अलग चीज होगी। यहां पे मैं बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि जैसे कि ऑल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ऑल टाइप ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स जो आपके होते हैं, जितने भी टाइप के आपके बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको डिफरेंट मटेरियल को वहां पे क्या किया जाता है, कंपोज्ड किया जाता है। क्लियर? तो मैं क्या बोल दूंगा कि ऑल बिल्डिंग्स आर all buildings structure are composed different type of materials. These materials are known as building material. क्लियर? तो मतलब जो आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर है उसमें जो डिफरेंट टाइप के आपने मटेरियल्स को लगाया हुआ है, उन्हीं मटेरियल्स को हम बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं। क्लियर? आप नोट्स डाउनलोड कर लोगे, प्रिंट आउट निकाल लोगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें सबसे पहली यही लाइन लिखी होगी आपकी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बिल्डिंग मटेरियल की जो डेफिनेशन है क्या कहलाता है। तो ऑल टाइप ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर कंपोज्ड आर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड बिल्डिंग मटेरियल। इन्हीं मटेरियल्स को हम बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं। क्लियर? तो देखो, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, क्या कर रहे हो, आप एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर आप बना रहे हो। क्लियर? अब इस बिल्डिंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मैं कॉस्ट की अगर बात करूं, किसकी बात करूं, कॉस्ट की बात करूं। क्लियर? तो अब देखो एक कॉस्ट भी आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। एक तो वो हो सकती है आपकी मटेरियल की कॉस्ट, जिसमें सिर्फ कौन कौन सा मटेरियल यहां पे लगने वाला है उस मटेरियल की कॉस्टिंग की हम बात कर रहे हैं। क्लियर? तो एक तो आपकी मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी और एक आपकी अदर कॉस्ट हो जाएगी, जैसे भाई लेबर वगैरह को आप पैसा दे रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चार्जेस आपके लग रहे हैं। क्लियर? तो ये आपकी अदर कॉस्ट हो गई है। मटेरियल को छोड़ के जो भी कॉस्टिंग आपकी लग रही है तो वो अदर कॉस्ट मैंने यहां पे बोल दिया। क्लियर? और अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, कंबाइंड कर दूं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट कहलाई। क्लियर? तो टोटल कॉस्ट 2 पार्ट में हो गई, मटेरियल की कॉस्टिंग हो गई और अदर कॉस्टिंग हो गई। क्लियर? तो अब देखो, अगर एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया और उसकी जो भी टोटल कॉस्टिंग आती है, तो इस टोटल कॉस्ट का 50% जो भी अमाउंट आएगा वो किसका आएगा, मटेरियल की कॉस्टिंग आएगी। क्लियर? तो 30 to 50% ऑफ टोटल कॉस्ट जो आया, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी मटेरियल कॉस्टिंग होती है। ये क्या होती है, आपकी मटेरियल की कॉस्ट होती है। ठीक है? तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बोल सकते हो कि मटेरियल कॉस्ट इन बिल्डिंग रेंज 30 to 50% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। क्लियर? तो जो बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट आ रही है उसका 30 to 50% आपका क्या आने वाला है, मटेरियल की कॉस्ट आने वाली है। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखना है, डायरेक्ट फैक्चुएट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक हो गया, इंट्रो वाली अपन ने बात यहां पे कर ली है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई है, इंट्रो वाली बात हो गई है। ठीक है, आज आपकी देखो फर्स्ट क्लास है, अपन ज़्यादा नहीं इसमें डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी आपने नोट्स भी प्रिंट आउट नहीं निकाले हैं। ठीक है, तो कल आपको क्या करना है, सबसे पहले नोट्स को डाउनलोड कर लेना अभी और इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, जिससे अपन जब कल की क्लास अटेंड करें तो आपके पास PDF मतलब हार्ड कॉपी में नोट्स होना चाहिए। क्लियर? उससे क्या होगा, मैं समझाते जाऊंगा, आप अपने नोट्स में वो सारी चीज़ों को देखते जाओगे। ठीक है,
और जो भी एडिशनल चीजें आएंगी उनको आपको नोट डाउन कर लेना है साथ में नोट्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन यहां पे बात करते हैं, मटेरियल अपन ने यहां पे पढ़ लिया है, क्लियर। तो बिल्डिंग मटेरियल, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, बिल्डिंग मटेरियल। ये अपन ने समझ लिया कि भाई बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो होता है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से कंपोज्ड होता है, इन्हीं मटेरियल्स को हम बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं। अब ये जो बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, अगर मैं इनसे अब बात करूं टाइप्स की, क्लियर, तो ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला आपको जो नेचुरल मोड में मिल जाते हैं, मतलब नेचुरली जो अवेलेबल हैं, क्लियर, तो वो नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल आपके हो गए। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो आपके द्वारा बनाए गए हैं, क्लियर, आपके द्वारा क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मटेरियल बोलते हैं, क्लियर। तो बिल्डिंग मटेरियल टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल मटेरियल होते हैं और आर्टिफिशियल मटेरियल होते हैं, क्लियर। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि नेचुरल मटेरियल जो आपके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्लियर, नेचुरल जो मटेरियल आपके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्लियर। तो देखो अगर मैं नेचुरल मटेरियल की बात करता हूं तो सबसे पहले हमारा जैसे कि वुड हो गया, क्लियर, वुड हो गया, ये हमारा नेचुरल मटेरियल हो गया। रॉक आपका हो गया, ये भी हमारा नेचुरल मटेरियल हो गया, क्लियर। ग्रेवल्स, ये भी हमारे नेचुरल मटेरियल हो गए, क्लियर। सॉइल की अगर मैं बात करूं तो सॉइल भी हमारी क्या हो गई है, नेचुरल मटेरियल हो गई है, क्लियर। ये भी क्या हो गया, हमारा नेचुरल मटेरियल हो गया है, क्लियर। अब अगर मैं आर्टिफिशियल मटेरियल में जाता हूं तो आर्टिफिशियल मटेरियल में सीमेंट हमारे द्वारा बनाया गया है, क्लियर। इसके बाद लाइम, ये भी आपने बनाया ही है, क्लियर, तो लाइम भी आपका मटेरियल हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ब्रिक, ब्रिक भी आपका क्या हो गया भाई, ब्रिक जो है आपका वो भी आपका आर्टिफिशियल मटेरियल हो गया है, क्लियर। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो इसके अलावा और क्या होता है, जैसे कि सेरामिक्स, सेरामिक्स मटेरियल आपका हो गया, क्लियर। इसके अलावा आप टाइल्स भी बनाते हो तो टाइल्स भी आपका एक मटेरियल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, टाइल्स भी आपका मटेरियल हो गया। लाइम हो गया, ब्रिक हो गया, सेरामिक्स हो गया, क्लियर। गिलास, गिलास आपका हो गया। नेक्स्ट आपने पेंट्स को भी बनाया है, डिस्टेम्पर भी आप ही ने बनाया है, ठीक है। और डिस्टेम्पर के बाद अगर मैं बात करूं तो वार्निशेस, तो ये भी आपने क्या किया, बनाया ही है, क्लियर। तो डेट इज द आर्टिफिशियल मटेरियल। ये हमारे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल मटेरियल होते हैं, और ये क्या होते हैं, हमारे नेचुरल मटेरियल होते हैं। अब एक चीज यहां पे समझना कि नेचुरल मटेरियल और आर्टिफिशियल मटेरियल, ये तो हमने समझ लिया कि डेट इज द टाइप ऑफ द मटेरियल, ये तो हमारे टाइप ऑफ द मटेरियल हो गए, क्लियर। अब अगर मैं बात करूं कि इन मटेरियल्स की फील्ड एप्लीकेशन, इन मटेरियल्स की फील्ड एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो हम जब फील्ड पे इन मटेरियल्स को अप्लाई करेंगे तो मुझे क्या पता होना चाहिए, किस बेसिस पर हम इसको फील्ड पे अप्लाई कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो इन मटेरियल्स, या फिर ऐसा मैं बोलूं कि भाई इन मटेरियल्स की फील्ड एप्लीकेशंस किस पर डिपेंड करती है, क्लियर। कैसे आपको पता चलेगा कि भाई इस जगह पे मुझे सीमेंट यूज करना है, या फिर इस जगह पे मुझे लाइम यूज करना पड़ेगा, या फिर इस जगह पे मुझे ब्रिक को यूज करना पड़ेगा, क्लियर। तो फील्ड एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल, क्लियर, फील्ड एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल की यहां पे बात कर लो, क्लियर। फील्ड एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो फील्ड एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल दो चीजों पे डिपेंड करती है, क्लियर। किस किस चीजों पे डिपेंड करती है कि भाई जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो उस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्लियर, उस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड दूसरी चीज में क्या बोलूंगा, उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या है। तो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स और मटेरियल की प्रॉपर्टीज पर
फील्ड एप्लीकेशन डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? फील्ड एप्लीकेशन आपका डिपेंड करता है मटेरियल्स का। क्लियर? तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि भाई फील्ड एप्लीकेशंस जो हैं वो आप किसके बेसिस पे निकालोगे? तो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के बेसिस पे आपको निकालना है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, यहां तक आई थिंक क्लियर होगा आप सभी को। क्लियर है ना यहां तक? अभी अपन ने कोई डीपली पढ़ा नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट अपना चल रहा है। क्लियर? तो चलो अब यहां पे अपन बात करते हैं कि भाई फील्ड एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती हैं। क्लियर? तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आप यहां पे देखते हो? तो सबसे पहले अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या आएगी? केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। क्लियर? अब देखो मटेरियल्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो भी आप इंजीनियरिंग मटेरियल यूज कर रहे हो या जो भी आप बिल्डिंग मटेरियल यूज कर रहे हो। अब केमिकल प्रॉपर्टी आपको क्या सजेस्ट करती है? क्वेश्चन यहां पे जो बनेगा एग्जाम में वो ये बनेगा कि भाई केमिकल प्रॉपर्टी आपको क्या सजेस्ट करती है। क्लियर? तो आप क्या बोलोगे? हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल आपको यह सजेस्ट करती है कि भाई जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो उसकी टेंडेंसी क्या है दूसरे मटेरियल के साथ क्या करने की? हाँ, कंबाइन होने की। क्लियर? तो आप क्या बोलोगे? टेंडेंसी ऑफ द मटेरियल, केमिकल प्रॉपर्टी क्या सजेस्ट करती है? टेंडेंसी ऑफ मटेरियल, टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू कंबाइन विथ अदर सब्सटेंस। क्लियर? तो ये चीज याद रखना है आपको कि केमिकल प्रॉपर्टी आपको क्या यहां पे सजेस्ट कर रही है? यहां पे सजेस्ट कर रही है टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू कंबाइन विथ अदर सब्सटेंसेस। क्लियर? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। पता चले आप सीमेंट यूज कर रहे हो और जिस मटेरियल के साथ आप यूज कर रहे हो भाई वो उसके साथ कंबाइन ही नहीं हो रहा है, कंबाइन नहीं हो रहा है, बस आप लगे हुए यूज करने के लिए। क्लियर? तो ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। क्लियर? अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं कंबाइन होने की बात करूं तो कंबाइन होने भी डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि जो आपका सीमेंट है, सीमेंट को मैंने वाटर के साथ मिक्स किया है। क्लियर? वाटर के साथ मिक्स जब मैंने किया है तो भाई एक दूसरे के साथ जब ये मिक्स होंगे तो क्या रिएक्शंस यहां पे होगी। क्लियर? तो अगर केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर भी मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो एक तो प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी? रिएक्टिविटी। क्लियर? कि भाई एक दूसरे के साथ इनका जो रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी आपकी कैसे होने वाली है। क्लियर? तो एक तो आपकी रिएक्टिविटी हो गई है। क्लियर? रिएक्टिविटी के बाद अगर मैं बात करूं तो रिएक्टिविटी के बाद क्या होगा आपका? हाँ, कि भाई वाटर के साथ आपने सीमेंट को मिक्स किया है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? क्लियर? उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? तो रिएक्टिविटी भी हो गया आपका, सॉल्युबिलिटी भी आपका हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट अब देखो, अब जैसे आपने देखा होगा कि भाई क्या होता है कि जैसे घर बनाया आपने, घर बनाया, रेनफोर्समेंट मतलब स्टील का सरिया जो है बच गया, छत पे आपने रख दिया, बारिश हुई, बारिश में अब जो बारिश का पानी आया और जो आपका स्टील का सरिया पड़ा हुआ है दोनों के साथ क्या हुआ? एक रिएक्शन यहां पे हुई। क्लियर? तो साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टी में आप क्या देखते हो? इफेक्ट्स को भी चेक करते हो। किसको चेक करते हो? इफेक्ट्स को भी चेक करते हो। और इफेक्ट्स में अगर मैं बात करूं तो इफेक्ट्स में आप कोरोजन जैसे हुआ, इफेक्ट्स में आप क्या क्या चेक करोगे? कोरोजन आप चेक करोगे। क्लियर? कोरोजन आपका चेक हो गया। क्लियर? नेक्स्ट केमिकल कंपोजिशन आप चेक करोगे, केमिकल कंपोजिशन।
क्लियर। केमिकल कंपोजिशन के बाद अगर मैं बात करूं तो एसिडिटी की बात, क्लियर। आपका जो मटेरियल है उसका एल्कलाइन नेचर, क्लियर। तो ये सारे इफेक्ट्स आपको क्या करने पड़ेंगे, ये सारे इफेक्ट्स आपको चेक करने पड़ेंगे, क्लियर। किसकी मैं बात करूं, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूं तो, क्लियर। ये चीज याद रखना है। यहां तक क्लियर है तो जल्दी से बता दो। क्लियर। अब देखो होता क्या है, बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन है माइंड में। अगर मैं इस कोरोजन प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन यहाँ पे आ जाती है। अपन बार बार बोलते हैं कि भाई जो सरिया है, हमारा स्टील का सरिया है, वो पानी के साथ रिएक्ट करता है इसलिए कोरोजन होता है। हम क्या सोचते हैं कि हमारा जो स्टील का सरिया पड़ा हुआ है वो पानी के कांटेक्ट में आया और पानी के कांटेक्ट में आने से उसमें कोरोजन हो गया। एक्चुअली में होता क्या है, इस इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो होता क्या है, जैसे स्टील का सरिया आपका एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड पड़ा हुआ है, तो आयरन जो होता है वो आपका ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, कांटेक्ट करता है। ऑक्सीजन से कांटेक्ट होने पर उसमें क्या होता है, रिएक्शंस होती है। रिएक्शंस होती है तो वहां पे आयरन ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। वो जो आयरन ऑक्साइड्स होता है वो क्या करता है, कोटेड हो जाता है आपके किसके ऊपर, जो आपका स्टील का सरिया पड़ा हुआ है उसकी सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है, कोटेड हो जाता है, क्लियर। तो वही तो कोरोजन आपका है। तो ये चीज आपको याद रखना है, क्लियर, कि जब हम बिल्डिंग मटेरियल्स की फील्ड एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी जो हमारी यहाँ पे होगी, क्लियर। तो केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या बताएगी, टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू कंबाइन विद अदर सब्सटेंस, जैसे कि रिएक्टिविटी की हमने बात की, सॉल्युबिलिटी की हमने बात की, साथ ही साथ इफेक्ट्स भी हमने चेक किए, जैसे कि कोरोजन क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन, एसिडिटी, एल्कलिटी, क्लियर। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई है क्या, केमिकल प्रॉपर्टी की बात हमने कर ली है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हमारी हो जाएगी, क्लियर। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आप ही से पूछता हूं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, क्लियर। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि जैसे कोई सा भी मटेरियल आपका है तो उस मटेरियल की क्या एबिलिटी है, क्लियर। उस मटेरियल की क्या एबिलिटी है कि अगर मैं उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराता हूं तो वो रेजिस्ट कर पा रही है उस इलेक्ट्रिक करंट को या नहीं कर पा रही, क्लियर। तो यही तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, क्लियर। जैसे आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में, यहाँ सिटी में तो नहीं होता है ऐसा, गांव में जनरली देखा होगा कि भाई नंबर 2 में सभी लोग बिजली को जलाते हैं, वायर सीधा सीधा डाल देते हैं उसमें, क्लियर। तो क्या बोलते हैं भाई, बारिश के दिनों में गीली लकड़ी को मत लेके जाना, सूखी लकड़ी को लेके जाना। ऐसा आप क्यों बोलते हो, आप इसलिए बोलते हो कि भाई गीली लकड़ी लेके जाओगे आपको करंट लग जाएगा, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगा, क्लियर। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हम ये चेक कर रहे हैं कि भाई हमारे मटेरियल की क्या एबिलिटी है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करने की, क्लियर। तो ये आपको चेक करना है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंदर आपको रेजिस्टेंस यहां पे चेक करना है, क्लियर। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर। अब देखो ये तो समझ में आ गया कि भाई मटेरियल का रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की मैं बात कर रहा हूँ, करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है तो कितना रेजिस्टेंस ये ऑफर कर रहा है, क्लियर। तो जैसे कि यहाँ पे इंडिविजुअल में प्रॉपर्टी की बात करूँ तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में आप क्या करते हो, अब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आप कैसे चेक करते हो, जैसे कि कंडक्टिविटी, क्लियर। तो कंडक्टिविटी आप यहां पे चेक करोगे। नेक्स्ट डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, क्लियर। तो ये भी आपको चेक करना है, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी आपको चेक करना है, क्लियर। साथ ही साथ आपको डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मतलब कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी आप यहां पे बोल सकते हो कि आप डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को यहां पे क्या कर रहे हो,
चेक कर रहे हो। क्लियर। अब यहां पे आपने रिएक्टिविटी की बात की थी, तो यहां पे आप मटेरियल की रेजिस्टिविटी की बात करोगे। किसकी बात करोगे? मटेरियल की रेजिस्टिविटी की बात करोगे। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंदर आपको एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को चेक करना है। इसके अंदर कंडक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ रेजिस्टिविटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्लियर। तो यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को सभी को? ठीक है, जल्दी से थम्स अप करके बता दें यहां तक अगर क्लियर हुआ है तो। क्लियर है ना यहां तक? क्लियर। तो देखो ये तो बेसिक्स है, ये बस आपको याद रखना है। क्लियर। ये बेसिक्स है, ये आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है। चलो, कि अगर हम फील्ड एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? फील्ड एप्लीकेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। क्लियर। कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारी अगर प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो थर्ड हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है यहां पे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्लियर। नेक्स्ट हमारी क्या हो जाती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपको भी समझ में आ रहा है कि भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आप क्या देखोगे? परमेबिलिटी की मैं बात करता हूं। परमेबिलिटी का यहां पे मतलब ये है कि अगर हम एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के साथ यूज कर रहे हैं तो उनका जो अट्रैक्शन है, क्लियर। मैग्नेट का मतलब क्या? मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। क्लियर। तो जो अट्रैक्शन है वो क्या है? क्लियर। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर आपको मटेरियल का मैग्नेटिक पावर चेक करना है। ठीक है। तो ये सिंपल सा है, ये याद रख लेना है आपको। ठीक है। फोर्थ अगर मैं बात करूं तो फोर्थ आपका आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। फोर्थ आपका क्या आता है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की यहां पे मैं बात कर रहा हूं, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अभी आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसके अंदर आप पढ़ोगे। क्लियर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप जो सब्जेक्ट पढ़ोगे उसके अंदर आपको पढ़ना है। क्लियर। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि एक मटेरियल है, उस मटेरियल के द्वारा कोई बॉडी को आपने प्रिपेयर किया है। क्लियर। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई आपके पास क्या है? कंक्रीट मटेरियल है। मैं किसकी बात करूं? कंक्रीट की बात करूं तो कंक्रीट मटेरियल आपके पास है। ठीक है। इस कंक्रीट मटेरियल का एक ब्लॉक आपने बनाया, और इस ब्लॉक के ऊपर आपने क्या किया? फोर्स लगाया। क्लियर। आपने क्या किया? फोर्स लगाया या लोड को अप्लाई किया, और ये लोड जो है वो कैसा है? एक्सटर्नल। क्लियर। एक्सटर्नल लोड या फिर एक्सटर्नल फोर्स की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर। तो एक्सटर्नल लोड आपने यहां पे लगाया है। तो जब एक्सटर्नल लोड आप इस मटेरियल के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो इसके बिहेवियर में, क्लियर, इसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आया है? इसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आया है वो आपको इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मिलेगा। क्लियर। तो आप क्या बोलोगे? अगर आप लिखना चाहो डेफिनेशन तो लिख लेना, द कैरेक्टरिस्टिक्स गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ मटेरियल, द कैरेक्टरिस्टिक्स गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ मटेरियल व्हेन एक्सटर्नल फोर्स आर अप्लाइड क्लियर। अब देखो जब एक्सटर्नल लोड आप अप्लाई करते हो, ठीक है, तो मटेरियल की क्या क्या चीजें आप यहां पे देखते हो। ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आप क्या क्या चीजें यहां पे मटेरियल की आपको मिल जाएंगी। जैसे अगर मैं सिंपल सा बात करूं तो सबसे पहले इलास्टिसिटी आपका हो गया। क्या हो गया? इलास्टिसिटी आपका हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्लास्टिसिटी आपका हो गया। ठीक है। प्लास्टिसिटी के बाद अगर मैं बात करूं तो उस मटेरियल की स्ट्रेंथ आपको पता चल जाएगी, उस मटेरियल की हार्डनेस की भी बात हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद टफनेस आपका हो गया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मैकेनिकल
प्रॉपर्टीज के अंदर मिलेंगी। क्लियर, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, अदरवाइज बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो आपको क्या करना है, वो सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में आपको डिटेल में पढ़ना है। क्लियर, यहाँ पे आप बिल्डिंग मटेरियल है तो एक जस्ट बेसिक इंट्रो आपको दे रहा हूँ कि भाई फील्ड एप्लीकेशंस में आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे देखनी होती है। क्लियर, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए बस। क्लियर, यहाँ से क्वेश्चंस बनने की अगर मैं बात करूं तो आपसे सिर्फ प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी आप किसके अंदर चेक करोगे। ठीक है, तो ये चीज आपको देखना है। नेक्स्ट आता है आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपका क्या आता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर, तो नेक्स्ट अगर मैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आपका क्या होता है। देखो, जब आप ऑप्टिकल वर्क में, क्लियर, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, जैसे कोई मटेरियल आपने लिया, क्लियर, क्या लिया आपने, कोई मटेरियल लिया और इस मटेरियल का यूज आप कहां कर रहे हो, यूज्ड इन ऑप्टिकल वर्क। किसमें यूज कर रहे हो, ऑप्टिकल वर्क में आप यूज कर रहे हो, तो उस मटेरियल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो भाई ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का क्या नॉलेज होना चाहिए आपको, जैसे कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो भाई कलर के बारे में आपको पता होना चाहिए, लाइट ट्रांसमिशन, लाइट ट्रांसमिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर, उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्टिविटी भी आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, रिफ्लेक्टिविटी भी आपकी आ जाएगी। क्लियर, रिफ्लेक्टिविटी के बारे में भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर, तो देखो क्या होता है भाई, एक मटेरियल आपने यूज किया, उसके ऊपर दूसरा मटेरियल अगर स्ट्राइक कर रहा है, क्लियर, तो कलर क्या बनना है, लाइट ट्रांसमिशन क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्लेक्टिविटी क्या होगी। क्लियर, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, और ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का आपको नॉलेज होना चाहिए जब आप मटेरियल को ऑप्टिकल वर्क में यूज कर रहे हैं तो। क्लियर, इसके बाद अगर मैं बात करूं, क्लियर, ये 5 प्रॉपर्टी आपकी हो गई है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या आता है आपका, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आप क्या चेक करते हो। देखो यहां पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आपने क्या किया था, एक मटेरियल लिया और इस मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल लोड को अप्लाई किया और इस मटेरियल के बिहेवियर में क्या चेंज आया है। क्लियर, इस मटेरियल के बिहेवियर में क्या चेंज आया है, उस चीज को आपने क्या किया, पढ़ा मैकेनिकल प्रॉपर्टी में। क्लियर, अब फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करूं तो भाई फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे ये मटेरियल आपका है, क्लियर, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया कि हमारा कौन सा मटेरियल, कंक्रीट है। क्लियर, तो इसके ऊपर बिना एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किए, क्लियर, बिना एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किए इसके बारे में जानना। क्लियर, बिना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए इसके बारे में जानना, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। जैसे कि भाई ये मटेरियल है कंक्रीट, तो इस मटेरियल की बल्क डेंसिटी क्या होगी। क्लियर, इस मटेरियल की बल्क डेंसिटी क्या होगी, ये आपको किस में मिल जाएगा, ये आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर मिल जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट इस मटेरियल की ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, ये भी आप फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर देख लोगे। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो इस मटेरियल की पोरोसिटी क्या होगी, इस मटेरियल की पोरोसिटी क्या होगी, तो ये भी आप किसके अंदर देखोगे, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आप देखोगे। क्लियर, तो ये आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर देखना है। ठीक है, चलो, तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई है। क्लियर, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो इसके बाद आपका आता है थर्मल प्रॉपर्टी। इसके बाद क्या आता है आपका, थर्मल प्रॉपर्टीज।
क्लियर। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। अच्छा, थर्मल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो थर्मल प्रॉपर्टीज जैसे कि अगर मैं बात करूं तो देखो, थर्मल प्रॉपर्टीज का आप यूज करते हो जैसे कि स्पेसिफिक हीट, मटेरियल की स्पेसिफिक हीट के बारे में आपको पता होना चाहिए, थर्मल एक्सपांशन, क्लियर, थर्मल एक्सपांशन, क्लियर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ कंडक्टिविटी भी आपका यहां पे आ जाएगा, क्लियर, साथ ही साथ क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी भी आपका आ जाएगा, क्लियर। तो नेक्स्ट आपका क्या आ गया यहां पे, कंडक्टिविटी। तो ये मटेरियल की थर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लियर, जैसे आपका क्या, स्पेसिफिक हीट, थर्मल एक्सपांशन, कंडक्टिविटी। अच्छा, ये क्यों आपको पता होना चाहिए, अगर कोई थर्मल चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, क्लियर, तो थर्मल चेंजेस अगर होते हैं तो उसके लिए आपको इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि इस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट क्या है, थर्मल एक्सपांशन क्या है, कंडक्टिविटी क्या है। अब देखो, इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप कंक्रीट की बात करते हो, क्लियर, और कंक्रीट के बाद आपका एक नया मटेरियल आता है आरसीसी। इस आरसीसी के अंदर आपका एक तो कंक्रीट होता है, क्लियर, जैसा कि आप जानते हो कि कंक्रीट जो होता है स्ट्रॉन्गर होता है आपका कंप्रेशन में, क्लियर, और वीक होता है टेंशन में। अब टेंशन में वीक होता है तो आप क्या करते हो, इसको रेनफोर्स्ड करते हो। रेनफोर्स्ड मतलब वीक सेक्शन में स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना, क्लियर। तो वीक सेक्शन में आप स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हो, क्लियर, तो आप क्या करते हो, स्टील मटेरियल को कंपोज करते हो, क्लियर। लेकिन आपके पास, आपने देखा होगा, ऑप्शंस बहुत हैं। एल्यूमिनियम भी आपके पास ऑप्शन है, कॉपर भी आपके पास ऑप्शन है, क्लियर, बम्बूज भी आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शंस तो हैं हमारे पास, लेकिन हम स्टील को ही क्यों यूज कर रहे हैं, तो भाई इसका जो थर्मल कॉफिशिएंट होता है, थर्मल एक्सपांशन होता है, वो कंक्रीट के बराबर होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, क्लियर। ये एडवांटेज हो जाता है स्टील मटेरियल का, क्लियर, इन अदर मटेरियल्स के कंपैरिजन में, क्लियर। तो ऐसी जगह पे आपका क्या काम आया, थर्मल एक्सपांशन काम आया। तो ये मटेरियल की थर्मल प्रॉपर्टीज जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, क्लियर। तो थर्मल चेंजेस आपको जहां पे देखने को मिलेंगे, वहां पे उस मटेरियल की थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्लियर। ये चीज आपको याद रखना है, क्लियर। तो ये आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे हो जाती हैं। नेक्स्ट आगे अपन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे होता है टेक्नोलॉजी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आपका क्या होता है, टेक्नोलॉजी प्रॉपर्टी, क्लियर। इसके बारे में कोई बताना चाहेगा, टेक्नोलॉजी प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, क्लियर। देखो, टेक्नोलॉजी प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो मटेरियल तो है, क्लियर। जैसे अगर मैं बात करूं मेटल की, किसकी बात कर रहा हूं, मेटल की बात कर रहा हूं, मेटल मटेरियल है आपके पास, या फिर मैं किसी अलॉय मटेरियल की बात कर रहा हूं, क्लियर। अलॉय की अगर मैं बात करूं तो भाई जैसे स्टील आपका हो गया, ये अलॉय है आयरन एंड कार्बन का। तो अब स्टील से अगर आपको कुछ बनाना है, जैसे कि यहां पे स्टील बार्स आप प्रोवाइड कर रहे थे अभी कंक्रीट के साथ आरसीसी बनाने के लिए, क्लियर। तो स्टील से अगर मुझे कुछ बनाना है तो यहां पे दो चीजें होंगी, एक तो प्रोसेसिंग, पहली प्रोसेसिंग, दूसरा भाई स्टील बार बना रहे हो तो एप्लीकेशंस, क्लियर। तो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी यहां पे आ गई है कि भाई जो प्रोसेसिंग यहां पे हो रही है, जो आपका एप्लीकेशन यहां पे हो रहा है, मतलब प्रोसेसिंग और एप्लीकेशन सेम ही हो गया आपका लगभग। तो प्रोसेसिंग और एप्लीकेशन, क्लियर, इसको बियरिंग करने का जो पावर होता है वो आपको टेक्नोलॉजी प्रॉपर्टी के अंदर मिलता है, क्लियर। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कास्टेबिलिटी, आपको क्या करना है, कास्टेबिलिटी, कास्ट करना है, क्लियर। नेक्स्ट आप बोल सकते हो वेल्डेबिलिटी, क्लियर। अगर एक मटेरियल को क्या करना है, आपको दूसरे मटेरियल के साथ वेल्ड करना है तो उसकी वो क्या हो जाएगी, वेल्डेबिलिटी हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट, अगर मैं एक मेटल की सीट को लेता हूं और उस मेटल की सीट को कट करना है तो वो कटिंग की जो प्रोसेस होती है, मशीनेबिलिटी, क्लियर।
तो उस मटेरियल की मशीनेबिलिटी क्या है, क्लियर। तो ये भी आपको क्या हो गया है, तो ये जो प्रॉपर्टी आपकी हो रही है ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी टेक्नोलॉजी प्रॉपर्टी में आती हैं, क्लियर। हम जब क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग और एप्लीकेशंस के दौरान जो आपका जो पूरी प्रोसेस हो रही है भाई, उसको आपको क्या करना है, हैमरिंग करना है, उसको फिर क्या करना है, कट करना है, जो भी आपकी प्रोसेस हो रही है उसको बियर करने का जो पावर हो रहा है वो आपको सारा का सारा किसके अंदर मिलने वाला है, टेक्नोलॉजी प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब टेक्नोलॉजी प्रॉपर्टीज के अंदर आपको मिलने वाला है, क्लियर। अब देखो इसका एक कंक्लूजन अपन पढ़ते हैं। कंक्लूजन यहां पर ये है कि जितनी भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हैं, अगर आप एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं, अगर आप एक क्या हैं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर अगर आप हैं, तो इन सारी प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी जो हैं वो आपको पता होना चाहिए मटेरियल की। सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आपने जैसे कि बल्क डेंसिटी, ड्यूरेबिलिटी के बाद आपने पोरोसिटी की बात की, डेंस, ठीक है, फायर रेजिस्टेंस हो गया, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस हो गया, हाइग्रोस्कोपिसिटी हो गया आपका, पोरोसिटी आपका हो गया, स्पालिंग रेजिस्टेंस हो गया, क्लियर। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती है, क्लियर। और दूसरा आपका होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, दूसरा क्या होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, क्लियर। तो अगर आप एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं तो आपको फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए, फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। बाकी के बारे में पता हो या ना हो, लेकिन इन दो प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, क्लियर। तो मे बी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका जो बिल्डिंग मटेरियल है। आप जो मटेरियल पढ़ने वाले हो उसके अंदर आप मटेरियल्स की जो फील्ड एप्लीकेशंस होती हैं उसको कैसे डिसाइड करते हो, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो उनकी फील्ड एप्लीकेशंस को, क्लियर। तो ये अपन ने यहाँ पे अभी समझ लिया है, ठीक है, चल क्लियर। तो अब अपन मेन सिलेबस पे आ जाते हैं। हमारा मेन सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, सीमेंट आ जाता है, क्लियर। सबसे पहले अपन यहाँ पे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सीमेंट मटेरियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डाल दो आप लोग अपनी कॉपी में, क्लियर। देखो अपन जैसे पढ़ते जा रहे हैं तो यहीं पे आप अपने शॉर्ट नोट्स को भी रेडी करते जाना, या फिर आप जब रिवाइज करोगे बाद में तब आप शॉर्ट नोट को प्रिपेयर करते जाना, क्लियर। तो साथ साथ में आप अगर शॉर्ट नोट प्रिपेयर करते जा रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो लास्ट के 10 डेज आपके पास रहेंगे उसमें आपको रिवीजन करने के लिए, क्लियर। और टेंशन मत लो, आपका जो सिलेबस है ऑन टाइम आपका खत्म करवाऊंगा, क्लियर। 10 दिन पहले ही आपका यहाँ पे सिलेबस अपन क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, अभी आपने एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, टाइप ऑफ मटेरियल्स। और टाइप ऑफ मटेरियल्स में मैंने बोला था कि सीमेंट जो आपका मटेरियल दैट इज द आर्टिफिशियल मटेरियल। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे बोल रहा हूं कि सीमेंट हमारा जो है वो नेचुरल मटेरियल भी हो सकता है, क्लियर। सीमेंट हमारा जो है वो कैसा है, नेचुरल मटेरियल है। अब देखो नेचुरल मटेरियल नहीं, अपन ऐसा बोल देते हैं नेचुरल सीमेंट। सीमेंट तो आपका आर्टिफिशियल मटेरियल हो गया। मैंने क्या बोला कि नेचुरल सीमेंट क्या होता है, एक तो आर्टिफिशियल सीमेंट हो गया आपका, दूसरा क्या हो गया आपका, नेचुरल सीमेंट हो गया। अब ये नेचुरल सीमेंट आपको कैसे मिला, कंफ्यूजन हो गई ना कि आर्टिफिशियल सीमेंट की अभी अपन ने बात की थी और अब मैं आपको बोल रहा हूं कि नेचुरल सीमेंट की बात कर रहा हूं, क्लियर। तो नेचुरल सीमेंट आपको कैसे मिला, क्लियर। तो देखो नेचुरल सीमेंट ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग एंड क्रशिंग। अब बर्निंग एंड क्रशिंग किसकी, बर्निंग एंड क्रशिंग ऑफ स्टोन। और यहां पे एक वर्ड में जोड़ रहा हूं, बर्निंग एंड क्रशिंग ऑफ स्टोन कंटेनिंग। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टोन को जला दो और क्रश कर दो तो आपको नेचुरल सीमेंट यहां पे मिल जाएगा। ये नहीं बोला है मैंने, ये बोला है कि भाई ऐसे स्टोन को आपको क्या करना है, बर्निंग करना है, क्रशिंग करना है, जिसके अंदर क्या हो, क्लियर, जिसके अंदर क्या हो,
जिसके अंदर क्या हो, क्ले हो। दूसरा कार्बोनेट ऑफ क्ले हो, कार्बोनेट ऑफ लाइम प्रेजेंट हो, क्लियर, एंड सम अमाउंट ऑफ कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया, सम अमाउंट ऑफ कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया, क्लियर। तो यहां पे लिख लेते हैं अपन, इसको मैंने बोला है सम अमाउंट, क्लियर। थोड़ा बहुत अमाउंट अगर कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया का भी प्रेजेंट है तो भी चलेगा, क्लियर। तो ऐसा स्टोन जिसके अंदर क्ले कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है, कार्बोनेट ऑफ लाइम आपको देखने को मिल रहा है, कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया आपको देखने को मिल रहा है, अगर ऐसे स्टोन को मैं बर्निंग करता हूं और ऐसे स्टोन की अगर मैं क्रशिंग करता हूं तो मुझे नेचुरल सीमेंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? नेचुरल सीमेंट मिल जाता है, क्लियर। एक चीज याद रखना, ये जो स्टोन है जिसके अंदर मैंने क्या बोला है, क्ले होगा, कार्बोनेट ऑफ लाइम होगा, कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया होगा, तो इसके अंदर जो क्ले होता है ना वो कितना होता है, 20 to 40%। देखो मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, आपको स्टार्टिंग में अभी बोला था कि बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट से फैक्चुएट क्वेश्चन बनेंगे, आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि भाई इसका परसेंटेज कितना होता है। तो याद रखना, नेचुरल सीमेंट के अंदर जो स्टोन को आप बर्निंग कर रहे हो, जिस स्टोन की क्रशिंग आप कर रहे हो, उसके अंदर जो क्ले कंटेंट होता है वो 20 to 40% होता है। और ये जो आपका नेचुरल सीमेंट है, यह जो आपका नेचुरल सीमेंट है, इस नेचुरल सीमेंट के अगर मैं किसकी बात करता हूं, कलर की बात करता हूं, तो इसका जो कलर होता है, इसका कलर ब्राउन होता है, ना कि ग्रे होता है, क्लियर। तो नेचुरल सीमेंट जो आपका होता है उसका कलर कैसा मिलेगा आपको, ब्राउन कलर आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। और अब देखो, जो नेचुरल सीमेंट होता था, पहले तो नेचुरल ही था, क्लियर। तो जो नेचुरल सीमेंट होता था, तो इस नेचुरल सीमेंट की सबसे बेस्ट वैरायटी की अपन बात करते हैं, क्लियर। सबसे बेस्ट वैरायटी की बात करते हैं, तो सबसे बेस्ट वैरायटी जो इसकी आती थी वो आती थी रोमन सीमेंट, क्लियर। रोमन सीमेंट जो आपका था, डेट इज द नेचुरल सीमेंट और डेट इज द बेस्ट वैरायटी ऑफ नेचुरल सीमेंट, क्लियर, क्लियर। अब क्या हुआ, अब जो नेचुरल सीमेंट था, तो आगे अपन पढ़ेंगे, अभी लाइम जब अपन पढ़ेंगे तो लाइम के टाइप्स होते हैं, क्लियर। तो जो आपका नेचुरल सीमेंट था ये बहुत ज्यादा क्लोजली रीअसेंबल किया गया, किसके, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, क्लियर। रीअसेंबल हुआ किसके साथ, रीअसेंबल किया बहुत ज्यादा क्लोज, बोलते हैं ना कि आप बहुत ज्यादा क्लोज किसके हैं, फादर के बहुत ज्यादा क्लोज या मदर के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप मतलब आपकी जो भी बातें हैं आप अपने फादर से सबसे ज्यादा शेयर करते हो, या अपने मदर से करते हो, या अपने फ्रेंड से करते हो, या अपने सिस्टर से करते हो, क्लियर। तो ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे बोलूं तो नेचुरल सीमेंट को नेक्स्ट जो रीअसेंबल किया गया, किसके क्लोजली किया गया, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम के किया गया। और एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम की यहाँ पे प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई जैसे ही इसको पानी मिलेगा, सेट वेरी क्विकली या सेट क्विकली, क्लियर, आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। जैसे ही पानी मिला वैसे ही क्विकली ये सेट होने की प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाएगी। एक चीज याद रखना जो पूछा जाता है बार बार, क्लियर, एक तो होता है सेटिंग, क्लियर, और दूसरा होता है हार्डनिंग। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये आता है कि सेटिंग का मतलब ये होता है कि लूज प्लास्टिसिटी, मतलब वो अपनी प्लास्टिसिटी को लूज कर रहा है, डेट इज द सेटिंग, इसको हम सेटिंग बोलते हैं। और अगर मैं हार्डनिंग की बात करूं तो हार्डनिंग का मतलब होता है गेन स्ट्रेंथ को गेन करना, क्लियर। यहां पे प्लास्टिसिटी को लूज करने वाली बात नहीं आ रही। हार्डनिंग मतलब हो रहा है कि वो स्ट्रेंथ को गेन कर रहा है, सेटिंग का मतलब हो रहा है कि वो अपनी प्लास्टिसिटी को लूज कर रहा है, क्लियर। तो एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम के क्लोजली नेचुरल सीमेंट को क्या किया गया, रीअसेंबल किया गया। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग या इसके क्लोजली रीअसेंबल किया गया, क्लियर। तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इसकी स्ट्रेंथ तो और ज्यादा बढ़ गई होगी, तो भाई स्ट्रेंथ यहां पे नहीं बढ़ी,
क्लियर, यहां पे स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी है। क्लियर, मतलब ऐसा बोल सकते हो नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज आर्टिफिशियल सीमेंट। जो हमारा आर्टिफिशियल सीमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए इसका जो यूजेस है या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड रह गई हैं। क्या रह गई हैं? लिमिटेड रह गई हैं। क्लियर, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया है अपना, ये हमारा नेचुरल सीमेंट हो गया। और ये भी समझ में आ गया कि भाई इस नेचुरल सीमेंट को हमने ऑब्टेंड किया था बर्निंग एंड क्रशिंग ऑफ स्टोन कंटेनिंग क्ले कार्बोनेट ऑफ लाइम कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया। आफ्टर डेट इसको रीअसेंबल किया गया क्लोजली एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, लेकिन इसके क्लोजली रीअसेंबल करने के बाद भी आर्टिफिशियल सीमेंट के बराबर इसको स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए इसका जो यूजेस था वो लिमिटेड प्रैक्टिस में था। क्लियर, तो ये तो हमारा नेचुरल सीमेंट हो गया। अब अपन यहां पे बात करते हैं आर्टिफिशियल सीमेंट की। किसकी बात करते हैं? आर्टिफिशियल सीमेंट की हम बात करते हैं। तो आर्टिफिशियल सीमेंट हमारा क्या होता है, इसको हमने कैसे ऑब्टेंड किया, तो आप क्या बोलोगे? ऑब्टेंड बाय बर्निंग ऑफ अच्छा, बर्निंग ऑफ की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या आ जाएगा? बर्निंग ऑफ मिक्सचर ऑफ calcareous and argillaceous calcareous बोलते हैं क्लिंकर्स। क्लियर, तो देखो आर्टिफिशियल सीमेंट को आपने क्या किया? कैल्केरियस एंड आर्जिलेसियस मटेरियल के मिक्सचर को बर्न किया। बर्न करने पर एक कैल्सिनाइड मटेरियल आपको मिला जिसको हमने नाम दिया क्लिंकर्स। क्लियर, अब देखो क्लिंकर्स यहां पे जो मिला, इस क्लिंकर्स के साथ आपको क्या करना है? आपको एडिशन करना है यहां पे। क्लियर, क्लिंकर्स के साथ अब क्या करना है? एडिशन करना है। तो क्लिंकर्स के जैसी क्लिंकर्स आपको मिला, क्लिंकर्स के साथ आप क्या करोगे? तो आप यहां पे लिखोगे एडिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जिप्सम। क्लियर, तो देखो कैल्सिनाइड मटेरियल मिला, क्लिंकर्स का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर, क्लिंकर्स के बाद मैंने क्या किया? स्मॉल अमाउंट ऑफ जिप्सम का यहां पे क्या कर दिया? एडिशन दे दिया। और इसके बाद आपने क्या कर दिया? पुल्वराइज्ड कर दिया इन फाइन पाउडर। क्लियर, मतलब मैं सीधा सीधा यहां पे ऐसा बोल सकता हूं, देखो यहां लिख रहा हूं। क्लियर, आपने क्या कर दी? ग्राइंडिंग कर दी। ग्राइंडिंग मतलब कि भाई स्मॉल पाउडर फॉर्म में आपने पुल्वराइज्ड कर दिया है। क्लियर, और जो पुल्वराइज्ड या फिर मैं ऐसा बोलूं जो पाउडर्ड मटेरियल आपको यहां पे मिला है उसको हम सीमेंट बोलते हैं। क्लियर, तो जो पाउडर्ड मटेरियल आपको मिला उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सीमेंट बोलते हैं। क्लियर, तो ये यहां पे आपका आर्टिफिशियल सीमेंट बन गया। अब देखो नेचुरल सीमेंट और आर्टिफिशियल सीमेंट की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? नेचुरल सीमेंट और आर्टिफिशियल सीमेंट की बात करूं तो आपको यहां पे डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि नेचुरल सीमेंट जो हमारा होता है इसको हमने ऑब्टेंड किया था बर्निंग एंड क्रशिंग ऑफ स्टोन कंटेनिंग क्ले कार्बोनेट ऑफ लाइम कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर, सम अमाउंट यहां पे क्या होगा? मैग्नीशिया होगा। क्लियर, ये हमारा नेचुरल सीमेंट बना था। इसका जो कलर होता है ब्राउन कलर होता है। बेस्ट वैरायटी जो होती है यहाँ पे रोमन सीमेंट इसकी होती है। क्लियर, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद आर्टिफिशियल सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल सीमेंट को ऑब्टेंड किया बर्निंग ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्केरियस एंड आर्जिलेसियस मटेरियल। क्लियर, इसी को हमने कैल्सिनाइड मटेरियल भी बोला है। हमारा क्या हो गया? कैल्सिनाइड मटेरियल हो गया। क्लियर, कैल्सिना मतलब ये जो बर्निंग के बाद मटेरियल मिला वो कैल्सिनाइड मटेरियल मिला जिसको हमने क्लिंकर्स बोला। इसमें हमने स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जिप्सम्स को ऐड किया। क्लियर, उसके बाद हमने ग्राइंडिंग कर दी। ग्राइंडिंग का मतलब ये हो गया कि पाउडर्ड फॉर्म में हमने इसको क्या कर दिया है? कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर, तो पाउडर फॉर्म में जब कन्वर्ट हुआ तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जो आपको यहां पे मटेरियल मिला उस मटेरियल को हम सीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमेंट बोलते हैं। क्लियर, अब देखो आर्टिफिशियल, जैसे यहां पे मैंने क्या बोला? डेट इज द बेस्ट वेराइटी ऑफ नेचुरल सीमेंट।
अब यहां पे आर्टिफिशियल सीमेंट की मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल सीमेंट में इसकी कॉमन वेराइटी की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? कॉमन वेराइटी। कॉमन वेराइटी मतलब जो सभी जगह यूज की जाती है उसको बोला जाता है ऑर्डिनरी सीमेंट। उसको क्या बोला जाता है? ऑर्डिनरी सीमेंट। या फिर आप बोल सकते हो यहां पे क्या? नॉर्मल सेटिंग सीमेंट। देखो कॉमन वेराइटी को मैंने क्या बोला? ऑर्डिनरी सीमेंट। या फिर मैं इसी को क्या बोल सकता हूं? इसी को बोल सकता हूं नॉर्मल सेटिंग सीमेंट। या फिर इसी को मैं क्या बोल सकता हूं? नॉर्मल सेटिंग सीमेंट। दैट इज द कॉमन वेराइटी ऑफ आर्टिफिशियल सीमेंट। क्लियर? ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर? अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आर्टिफिशियल सीमेंट आपका यहां पे बना, इसको किसने इन्वेंट किया? क्लियर? तो आप बोल सकते हो इन्वेंटेड बाय। क्लियर? यहां पे समझ में आ रहा है? बीच में लिख रहा हूं मैं, इन्वेंटेड बाय मेसन जोसेफ एस्पेडिन। मेसन जोसेफ एस्पेडिन। क्लियर? तो इस आर्टिफिशियल सीमेंट को किसने इन्वेंट किया था? इसको इन्वेंट किया था मेसन जोसेफ एस्पेडिन ने। यहां पे क्या किया था भाई? इस सीमेंट को क्या किया था? आर्टिफिशियल सीमेंट को इन्वेंट किया था भाई। ये थे इंग्लैंड में। क्लियर? ये क्या थे? इंग्लैंड के थे। क्लियर? फिर क्या हुआ कि इंग्लैंड में कोई जगह है पोर्टलैंड नाम की। क्लियर? तो उस जगह पर इसका क्या हुआ? पेटेंट राइट हुआ। क्लियर? पेटेंट यहां पे लिया गया कि भाई ये सीमेंट हमने यहां पे इन्वेंट किया गया है। क्लियर? तो इसी ऑर्डिनरी सीमेंट को आप बोलने लग गए हो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको आप शॉर्ट में ओपीसी सीमेंट बोलते हो। क्या बोलते हो? ओपीसी सीमेंट बोलते हो। तो मेसन जोसेफ एस्पेडिन ने पोर्टलैंड नामक जगह पर इसका पेटेंट राइट कराया था। तो उसी की जगह के नाम पर इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट दे दिया, जिसको आप ओपीसी के नाम से जानते हो। क्लियर? आपका क्या कहलाता है? ओपीसी सीमेंट कहलाता है। क्लियर? क्लियर? आप देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो सीमेंट है आपका, तो इंग्लैंड की यहां पे बात उठ के आई है क्योंकि इसका इन्वेंशन जो हुआ है मेसन जोसेफ एस्पेडिन। अब मेसन आप समझ रहे होगे भाई, ये तो मजदूरी थे जिसने इसका क्या किया? इन्वेंट किया था। अब सोचो तुम कि जब मेसन एक सीमेंट बना सकता है तो आप सब तो इंजीनियर हो, सब इंजीनियर का एग्जाम तो आप ऐसे ही निकाल लोगे, बस पढ़ने की जरूरत है। ठीक है? ठीक है? तो पढ़ाई में ध्यान दो। ऐसा मत सोचो कि 2 महीने का समय है, कुछ नहीं होने वाला है। एक्चुअल में गलती अपनी ही रहती है। हाँ, गलती ये रहती है कि हम इंतजार करते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन कब आएगा, और जब नोटिफिकेशन आ जाता है, सर के ऊपर डेट आ जाती है एग्जाम की, फिर लगता है पहले से क्यों नहीं पढ़े, तब से हम फालतू में बैठे हुए थे। हाँ, फिर बस हड़बड़ी होती है, अब तो पढ़ना है, पेपर निकालना है। अब जब आ गया है नोटिफिकेशन, इसी के भरोसे बैठे थे तो तैयारी कर दो। अब इस भरोसे से मत बैठना कि 9 तारीख को जब फॉर्म भरा जाएगा, वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा कैलेंडर में कि भैया आप फॉर्म भराना चालू होगा तब से पढ़ेंगे, तो ऐसा मत सोचना। अब अभी से पढ़ना चालू कर दो। ठीक है? और आफ्टर क्लासेस कम से कम 4 आवर्स की आपकी सेल्फ स्टडी होना चाहिए। ठीक है? और सेल्फ स्टडी में आपको प्रैक्टिस करनी है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। व्यापम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे उन सभी को सॉल्व कर लो। ठीक है? आलतू फालतू ये नहीं कि इस बुक से भी लगा लो, उस बुक से भी लगा लो, पहले ये खत्म करो। उसके बाद गुप्ता एंड गुप्ता से भी लगा सकते हो, नंबर ऑफ टेस्ट पेपर को भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे हो गया है बेसिक जो यहाँ पे था। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जो पोर्टलैंड सीमेंट था, ये पोर्टलैंड सीमेंट जो आपका था, तो अगर मैं आपको एक जनरल सा इंट्रोडक्शन और दे देता हूँ कि भाई इंग्लैंड
इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड के अंदर सीमेंट इंडस्ट्री जो थी, क्या थी, सीमेंट इंडस्ट्री जो थी वो 1825 में स्टार्ट हो गई थी। इंग्लैंड के अंदर सीमेंट फैक्ट्री 1825 में स्टार्ट हो गई थी। और इंडिया में अगर मैं बात करूं, किस में बात करूं, इंडिया में बात करूं तो इंडिया के अंदर सीमेंट कब आया या सीमेंट फैक्ट्री का इंस्टॉल की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में सीमेंट इंडस्ट्री की जो शुरुआत थी वो 1904 से हुई थी। देखो कितना डिफरेंस आया। ये इंग्लैंड ने 1825 में सीमेंट बनाना चालू कर दिया था और इंडिया में 1904 में सीमेंट इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी। क्लियर। वो जो पहली आपकी इंडस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, जो पहली सीमेंट फैक्ट्री थी वो तमिलनाडु में स्टार्ट की गई थी 1904 में और नाम था उसका साउथ इंडिया इंडस्ट्री लिमिटेड। क्या नाम था, साउथ इंडिया इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे सीमेंट का क्या हो गया, ये हमारे सीमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया है कि भाई सीमेंट जो था नेचुरल सीमेंट भी होता है, आर्टिफिशियल सीमेंट भी होता है। क्लियर। सीमेंट इंडस्ट्री की शुरुआत इंडिया में 1904 में हुई थी और भाई इंग्लैंड में 1825 में हो गई थी। क्लियर। ठीक है, ये बेसिक्स यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि आपका जो पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको जो नोट्स अपलोड किए गए हैं ऐप पर, उस नोट्स को डाउनलोड कर ले और प्लीज कल की क्लास में उसका पीडीएफ रखें साथ में। क्लियर। क्योंकि देखो हमारे पास समय कम है, हमें ज्यादा कंटेंट कवर करना है पर डे क्लासेस में। क्लियर। तो पर डे हमारी जो क्लासेस होने वाली हैं वो आपको पता ही है 2.5 आवर्स की में भी क्लासेस हो सकती है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना है कि भाई 2 से 2.5 घंटे आपको बैठना है एक क्लास में। क्लियर। और अगली जो टेक्निकल की क्लास होगी मे बी 1 अप्रैल से आपकी सेकंड टेक्निकल क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। तो सेकंड टेक्निकल क्लास स्टार्ट होगी तो आप ये देख लो कि मिनिमम 5 आवर्स का आपका टेक्निकल का रहेगा और मिनिमम 1.5 आवर्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपका अभी टेक्निकल रहेगा। क्लियर। सॉरी, नॉन टेक्निकल रहेगा। क्लियर। नॉन टेक्निकल रहेगा आपका 1.5 आवर्स का। ठीक है, तो मिनिमम 6.5 घंटे की क्लास होने वाली है और कम से कम 3 से 4 घंटे आपको घर पे पढ़ाई करना है। सब इंजीनियर आप इजीली क्रैक कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है, क्योंकि कमेंट आपके नहीं आ रहे, इस वजह से इस क्लास को मैं स्टॉप कर रहा हूं। ऐसा मत समझना कि आगे भी ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। क्लियर। आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया, फर्स्ट क्लास थी और नया प्लेटफॉर्म अभी क्रिएट हुआ है, इस वजह से इशू आया है। कल की क्लास में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कल के सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।